हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर कोड 30/5/3 से जो एमसीक्यूज हैं उन्हें। ठीक है, वन बाय वन मैं इसे सॉल्व करूंगा। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आप देख लीजिए, और वही आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी यूज करना है अगर सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप बस देख लीजिए और उसको रिकॉल कर दीजिए। आपको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप उसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको यहां पर फॉल्स को चुनना है, ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये, क्योंकि देखिए सर्कल हमारा क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसके सेंटर से डिस्टेंस बराबर होती है। देखिए ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इस पर आप टेंजेंट खींचते जाओ तो हर पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब आपने थ्योरम 10.2 अगर पढ़ी है तो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट कि आउटसाइड पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट जिसको बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है। ध्यान रखेंगे सारे, और दोनों की जो लेंथ होती है बराबर होती है। 10.2 थ्योरम यही है हमारी। ठीक है, तो दोनों की लेंथ बराबर होती है, और कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, दो। बट यहाँ इनफाइनाइट बोलिए तो ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि आपको चुनना था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट हम थर्ड और फोर्थ को भी डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड में क्या रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो एक आउटसाइड पॉइंट से इनफाइनाइट सेकंड, सेकंड क्या होती है, जो दो पॉइंट पे टच करके जाती है सर्कल के अंदर। ओके, सर्कल के अंदर से होके जाएगी दो पॉइंट को टच करते हुए, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट। ओके, तो हमें पता है कि एक पॉइंट से हम बहुत सारे खींच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे खींच सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड डायमीटर, तो ये आपका टेंजेंट है, मान लो एक पॉइंट से टच कर गया तो टेंजेंट है, और डायमीटर हमारे जो सेंटर से होके जाता है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आपकी थ्योरम 10.1 है। तो हमें सही वाले नहीं चुनना था, गलत वाले को चुना था, तो ये पॉइंट गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने गलत वाले को चुन लिया है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे, हमें गलत चुनना था। सबको हमने डिस्कस भी कर लिया है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। In the adjoining figure, PA and PB are tangent to a circle with center O. The measure of APB. इस क्वेश्चन में देखें, इस वाले एंगल को हम x बोल देते हैं। ठीक है, अब जो ये वाला एंगल है और ये जो x है, ठीक है, AOB, यहां से देखेंगे AOB, और जो x है इसको y बोल दो या फिर। ठीक है, तो y और x का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ये थ्योरम आपका, थ्योरम नहीं मतलब क्वेश्चन है आपका, जिसमें प्रूफ करने के लिए आता है कि जो इंक्लाइंड एंगल है और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इनका सम 180 होता है। ठीक है, 10.2 में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, प्रूफ करने के लिए भी आता है, और डायरेक्टली भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। अब ये 210 है, तो y की वैल्यू निकल सकती है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये पूरा सर्कल बना रहा है, और पूरा सर्कल होता है 360 का। ओके, और ये वाला पार्ट दे रखा है, इधर वाला पार्ट, तो ये बचा हुआ पार्ट कैसे निकलेगा, 360 में से 210 को हम माइनस कर देंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 150 आ जाएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट करेंगे पेपर में, ध्यान रखें, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब अगर आप इसको यहाँ रखते हैं, 150 प्लस एक्स, जो कि हमारी होती है क्वेश्चन को, थ्योरम होती है डायरेक्टली, या प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो था, तो 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 150 माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखना है बस आपने। ओके, अब जाते हैं अगले पे। यहाँ पे क्वेश्चन, 1 - 2 sin² 60 की वैल्यू सेम होगी इनमें से कौन सी। तो 1 - 2 sin 60, sin 60 की वैल्यू पहले आपको याद होनी चाहिए। तो साइन में जो वैल्यूज होती है 60 पर होती है √3/2। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसको भूले ना, तो आप स्क्वायर जरूर कर दें। तो 1 - 2, अब √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, ध्यान रखना है, और 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि रूट का नंबर तो स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। √3 × √3 हमारा 3 बन जाएगा, लेकिन 2 × 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 1 - 3/2 आया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना हमें पता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ बचे 2 और 1, तो डिवाइड में जो आपका डिनोमिनेटर है वो 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, तो यहाँ 2 कैसे बनेगा,
2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 2 माइनस 3/2, तो ये जगह -1/2, क्योंकि 3 में से 2 गया 1 बचा, साइन इसका बड़ा है तो -1 आ गया, ठीक है। तो -1/2 अब किसकी वैल्यू होती है देखते हैं। तो यहाँ पर साइन और कॉस के फॉर्म में दे रखा है, तो पहले हम चेक करते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/2 अगर हम देखें तो ये वैल्यू होती है आपकी साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई, और बाहर माइनस है तो ये माइनस भी इसके इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो साइन 30 की वैल्यू तो ध्यान रखें, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट दे रखी है 1.8 मीटर, स्टैंड्स अवे फ्रॉम अ चिमनी एट अ डिस्टेंस ऑफ 38.2, ये एक चिमनी है जो कि 38.2 मीटर दूर है, ठीक है, along the ground, the angle of elevation of the top of chimney from the eyes of the observer, तो ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पे है तो इसकी आइस ऊपर होंगी, तो यहाँ से इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो बनना है 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपको एक इमेजिनरी लाइन खींचनी होती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी ऑब्जर्वर की हाइट दे दी हो और ये थोड़ा ऊपर से हो तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ती है, ठीक है, जो कि इसके बिल्कुल पैरेलल होगी। तो ये भी कितनी होती है, सेम वही जो ग्राउंड वाली लेंथ होती है, ठीक है, 38.2, ये हो गया 45 डिग्री, ओके। अब आपको हाइट बतानी है चिमनी की अबव द ग्राउंड, अब ये 1.8 है, तो इस लॉजिक के साथ आपको पता है पैरेलल लाइन बड़ा होती है, तो ये भी 1.8 हो गया। बचा इतना पार्ट, ये कैसे निकालना है वो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको अगर मैं x बोल दूं, अब इसको हम पूरा प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि एमसीक्यू है तो थोड़ा सा ध्यान रहे, 45 कभी भी एंगल लिखा हो, ठीक है, जब भी यहाँ पर एंगल 45 हो और यहाँ वाली डिस्टेंस पूछी हो और यहाँ वाली डिस्टेंस दे रखी हो, ठीक है, ध्यान रहे, या तो ऊपर वाली दी हो या तो ये पूछी हो, इनमें से कोई भी एक पूछी हो और एक दी हो, तो आपका वही सेम वैल्यू ऊपर आ जाती है, क्योंकि 10 का रेशियो बनता है और 10 45 इक्वल टू आप करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन 38.2, ये वैल्यू थी 1। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगी वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू वही आ जाएगी जो होगी, ध्यान रखें, ये वाली वैल्यू, ठीक है। बस एंगल 45 होना चाहिए, ध्यान रखना, ऊपर दिया होता तो नीचे आ जाता है, नीचे दिया तो ऊपर आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखें। बस अब आपको टोटल बतानी थी ग्राउंड से, ग्राउंड यहाँ नीचे से पूरा, तो पूरी डिस्टेंस बतानी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि नीचे वाली डिस्टेंस थी 1.8, उसमें 38.2 को ऐड कर दीजिए, 8 + 2 10, 8 1 9 और 1 10, 3 + 1 4, तो ये 40 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ये डायरेक्टली भी कर सकते थे, बस थोड़ा आपको 45 एंगल का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, इन द फिगर द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल इज 16। अब मान लीजिए दो सर्कल कभी भी ऐसे दिए हो जिनका सेंटर सेम हो, जो कि यहाँ पे दिया है, उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, ओके, पहला पॉइंट ये ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर एक कॉर्ड है, कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के अंदर किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, और ये टच भी कर रहा है किसको, छोटे वाले सर्कल को, तो ये दे रखा है। अब ऐसा डायग्राम जब भी आए तो आप एक कनेक्शन बना दीजिए, पहले तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी से सेंटर को जोड़ें और एक जोड़ दीजिए ओ बी, ठीक है, या ओ ए को भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो जो ओपी है वो आपका एक रेडियस हो जाएगा, छोटा वाला, और एक जो ओ बी है वो दूसरा रेडियस हो जाएगा, ओके। और हमें पता है कि हमें बोल रखा है कि सम इन दोनों रेडियस का 16 है, तो अगर हम इन दोनों को रेडियस का सम कर लें तो ये 16 है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब ये भी कह रखा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी टचेस द इनर सर्कल, जो कि ए बी लेंथ है, ये दे रखी है 16, तो ये वाली लेंथ दे रखी है 16, तो ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिफरेंस बताना है, डिफरेंस का मतलब है आपको इन दोनों के माइनस को बताना है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है, और आती कैसे है, माइनस करके आती है। तो डिफरेंस किसका किसका, R1 और R2 का, ठीक है। अब यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि जो रेडियस R2 है वो ग्रेटर है R1 से, ठीक है। तो रेडियस R2 है, ग्रेटर है R1 से, तो जो डिफरेंस निकलेगा वो पॉजिटिव कब आएगा, जब हम R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो आपको ये वैल्यू बतानी है, तो डिफरेंस वर्ड का मतलब होता है एक पॉजिटिव वैल्यू बट माइनस करके आए, ठीक है। तो R1 माइनस R2 कभी मत निकालें, ध्यान रखें, R2 माइनस R1 निकालना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें R2 माइनस R1 निकालना है, तो हम इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये प्लस में तो आगे पीछे लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, बट माइनस में नहीं लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करते हैं सॉल्व। आपको पता है
ये टेंजेंट है, ओपी रेडियस है, यहाँ पे बनता है 90 का एंगल, ठीक है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, सर्कल में जो कॉर्ड होती है, ठीक है, बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बड़ा वाला सर्कल है, अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसको कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है, सेंटर से जो हमारी लाइन ड्रॉ करी है, अगर वो 90 का एंगल बना रही है, जो कि थ्योरम के अकॉर्डिंग बना रही है, 10.1 के अकॉर्डिंग 90 का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में, छोटे सर्कल में देखिए, छोटे सर्कल में जो रेडियस है और टेंजेंट इनके 90 बन रहा है, और बड़े सर्कल में जो कॉर्ड है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि कॉर्ड पे अगर 90 का एंगल बन रहा है तो आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो टोटल है 16, तो 16 के दो पार्ट हो गए, तो ये पार्ट हो गया 8 और उधर वाला भी 8। बस आपको इसी ट्राइंगल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा 8। अब पाइथागोरस लगा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है, तो बस यही सब समझाना था। तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि है R2 सबसे बड़ी साइड बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं ए प्लस बी, ए और बी हमारे जो R1 R2 और ए माइनस बी। अब देखिए प्लस वाली हमें दे रखी है, मैंने बोला था आगे पीछे लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लस होना चाहिए, ठीक है, माइनस में सेम पोजीशन होनी चाहिए R2 माइनस R1 ही, क्योंकि माइनस में आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो R2 माइनस आर मतलब R2 प्लस R1 जो कि R1 प्लस R2 ही हुआ 16 हुआ, ठीक है। दूसरा है R2 माइनस R1, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखें, ये जाके वहां डिवाइड में चला जाएगा, तो R2 माइनस R1 64 अपॉन 16, कैंसिल किया 4 आ गया, आपको डिफरेंस निकालना था, तो R2 माइनस R1 डिफरेंस ही है, तो 4 आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो डायरेक्ट चीजें भी आप ध्यान रखो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते रहेंगे कि ये कैसे करने हैं। ओके, आ जाते हैं अगले पे। अ कोन ऑफ हाइट 12, एक कोन है जिसकी हाइट 12 है, ये 12 है, स्लैंट हाइट 13 है, ठीक है, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंट हो रखा है, हैविंग इक्वल रेडियस टू द कोन, तो इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो इक्वल है, सरमाउंट हो रखा है, इक्वल रेडियस है, तो जो आर है ये भी आर बराबर होगा, ठीक है, कोन का रेडियस और इसका रेडियस। नाउ फाइंड द एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड। अब एंटायर हाइट कैसे बनेगी, तो देखिए इतना पार्ट तो 12 है और नीचे वाला पार्ट आर है क्योंकि सेम ही है, तो 12 में आर को ऐड कर दे, हमें पूरी हाइट मिल जाएगी। अब ये आर कैसे निकलेगा, तो कोन का जो अपर पार्ट है ये वाला आधा एज अ ट्राइंगल की तरह काम करता है, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ये 12 है, ये 13 है, ये आर है, पाइथागोरस यूज कर लेते हैं, सामने हाइपोटेनियस, तो 13 स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये जगह 169, ये जगह 144, ये इधर आके माइनस होगा, तो 169 में से 144 माइनस कर देंगे, ये जगह 25, अब स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, 25 पता है सबको 5 का होता है, ठीक है, तो हमें पूरी हाइट बतानी थी, तो 12 प्लस आर, तो 12 प्लस 5, तो 12 और 5 होता है 17, 17 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट के साथ चलें बस। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ बोल रखा है एक्स मीडियन प्लस वाई मीन इक्वल टू जेड मोड, इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन मीडियन मोड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, पहले तो आपको ध्यान रखना है एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, ये पढ़ के जरूर जाएं। तो मीन मीडियन मोड के बीच में जो एम्पेरिकल रिलेशन होता है वो होता है आपका 3, पहले हम उसको कर लेते हैं, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, इसी फॉर्म में हम इस वाले को भी लिख देते हैं और बस कंपेयर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमारा एम्पेरिकल रिलेशन होता है, मेनली जो आपने बुक में पढ़ा है। तो एक्स मीडियन, तो एक्स मीडियन बराबर जेड मोड, मोड के पास हम मोड ही लिखेंगे, ठीक, जेड मोड, अब प्लस का मीन उधर जाएगा क्योंकि इधर देखिए मीन उस साइड है ना, तो प्लस का मीन उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई मीन हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, तो ऑन
आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, मैंने बस बता दिया कैसे कंपेयर किया है, कंपेयरिंग। तो देखिए मीडियन से जो कोफिशिएंट है वो x है, यहाँ मीडियन का कोफिशिएंट 3 होता है, तो x की वैल्यू किससे रिसेंबल कर रही है, 3 को। मोड से पहले z है, यहाँ मोड से पहले कुछ नहीं लिखा है, तो जीरो नहीं कहेंगे, हम 1 बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1। ओके, जीरो का मतलब तो उसको खत्म कर देता है वो, बट इसको खत्म थोड़ी है 1। अब आ जाते हैं यहाँ पे मीन। मीन से पहले है y, वो भी माइनस में, और यहाँ मीन से पहले है 2। तो जब भी प्लस और माइनस अलग अलग वैल्यूज दिखे और कंपेयर करने के लिए आए, तो ध्यान रखेंगे प्लस माइनस में हमेशा माइनस ही आता है। तो जो y की वैल्यू है वो माइनस का 2 हो जाएगी, ठीक है, कंपेयर करने पे। तो तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, बस यहाँ रख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड। तो x है 3 प्लस y है -2, ध्यान रखेंगे, तो ये -2, z है 1, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 में से 2 गया 1, आगे बचा 1, तो 1 प्लस 1 आ गया 2, तो 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। कई बार आते हुए भी हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, तो इस तरीके से करें बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। 8वें क्वेश्चन पे आते हैं, 8th पे। यहाँ क्या रखा है, फॉलोइंग डेटा शोज द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इन द क्लास टेस्ट, द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आपको जो डेटा दे रखा है वो आपको क्लास में नहीं कन्वर्ट करके दे रखा है, तो डायरेक्ट जब टेबल दी हो ना, तो आप तो इसको कैसे करें वो देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। ये मीडियन आप करते हैं अनग्रुप डेटा, जैसे ये ग्रुप में ना देके सिंपल ऐसे डायरेक्टली दे दिया है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ओके, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आप मार्क्स को लिख लेंगे, क्योंकि मार्क्स का ही आपने बताना है ना, ऑब्जर्वेशन एवरेज जो है, तो आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू है 20, पहले 20, फिर आ रही है आपकी 25, फिर आ रही है 28, फिर आ रही है 29, फिर आ रही है 33, 38, उसके बाद 42, फिर 43, ठीक है, लास्ट वैल्यू। अब सबसे रिलेटेड वैल्यू लिख देना, इसकी है 6, फिर है 20, फिर है 24। ध्यान रहे ये असेंडिंग ऑर्डर में जरूर करें जब ऐसा क्वेश्चन है, वरना तो बाकी आपका जैसा हम सॉल्यूशन करते हैं वही होगा, ठीक है। ये 28, 33 पे है 15, 38 पे है 4, गलत नहीं लिखनी है, ध्यान रखें, ये 2 हो जाएगा, और 43 पे 1। ओके, सारे ऑब्जर्वेशन लिख दिए, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें बनानी है सी एफ। तो जब सी एफ बनाएंगे तो सी एफ कैसे बनती है, इनको पहली वैल्यू को पहले लिखा फिर ऐड करते रहते हैं, तो हो जाएगा 26, 26 में 24 जोड़ा तो 50, 50 में 28 जोड़ा 78, नेक्स्ट इसमें अगर हम जोड़ते तो 8 5 13 7 1 8 93, ये हो जाएगा 97, 99 और 100, और चेक कर लो 100 ही क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन 100 थी, तो यहाँ n की वैल्यू 100 थी, ठीक है, n मतलब ये टोटल वैल्यू। अब हम कैसे निकालते थे मीडियन, तो पहले हम n/2 करते थे, तो n है 100, 100 का आधा किया, कितना है 50, और 50 एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ध्यान रखें। और जब इवन नंबर आता है तो इवन नंबर क्या होता है, n/2 वैल्यू होती है जो, और n/2 प्लस 1th वैल्यू जो होती है उसका एवरेज होता है, ध्यान रखें, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब इवन हो, ऑड में तो डायरेक्टली वही वैल्यू चुन लेते हैं, तो n/2 करने पे वैल्यू मिली 50, और अगर हम n/2 प्लस 1 करेंगे तो ये तो 50 आ गया, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51, एक 51th वैल्यू, एक 50th वैल्यू और एक 51th वैल्यू, ये 50th और एक 51th वैल्यू का एवरेज। तो 50th वैल्यू अगर हम देखें और चुनेंगे हम सी एफ से, क्योंकि हम सी एफ से ही चुनते थे, ठीक है, तो सी एफ में 50th वैल्यू देखिए, 50 वैल्यू डायरेक्टली आपको कौन सी दे रही है, ये वाली 28 वाला, और 51th जो वैल्यू है इससे ऊपर है, तो इससे ऊपर जस्ट कौन सी वैल्यू 78 है। ओके, 51 क्योंकि 50 से ऊपर चला जाएगा तो हमें अगली वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो ये 28 और 29 का एवरेज होगा, 28 एंड 29 का एवरेज, ठीक है। तो हमसे पूछा नहीं था कौन सा, बट हमसे ये पूछा था एवरेज कौन सी वैल्यू होगी, तो 29 और 28 कौन सा ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी, 28 और 29 का एवरेज। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब आपका ऐसे ग्रुप में ना दिया हो, क्लास में ना दिया हो, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, तो ध्यान रहे असेंडिंग ऑर्डर में जरूर कर ले ऐसे क्वेश्चन को पहले, फिर करें। ओके, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन थ्रोइंग अ डाई। एक डाई में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 3 से बड़ा नंबर 4 5 6, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता होगा, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होता है, ठीक है।
मोर देन 2 फैक्टर का मतलब है 2 से ज़्यादा की टेबल में आता हो। तो एक नंबर खुद की टेबल में तो आता ही है, 1 की टेबल में भी आता है। तो जो खुद की और सिर्फ 1 की टेबल में आता है उसको प्राइम बोलते हैं, और प्राइम के बाद वाले कंपोजिट। 1 को नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलते हैं, तो 1 तो हमारा हटेगा। 3 से बड़ी वाली चुननी है 4। अब देखिए 4 की 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 में भी आता है। तो इसके 3 फैक्टर हैं, इसलिए ये कंपोजिट है। 5 1 में आता है, 5 में आता है, तो ये प्राइम है। 6 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, ये भी कंपोजिट है। तो इसके 3 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर है ना, बोला ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो सिर्फ 4 और 6 हैं, तो ऐसे कितने नंबर है? 2 नंबर है। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं डाई में, और 2 1 2, 2 3 6, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा बी। 10th पे आते हैं। इज एन, आपको दे रखा है √3 + 2 होल स्क्वायर, √3 - 2 होल स्क्वायर इज एन, क्या है? पहले इसको सॉल्व करते हैं। a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन है, अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, सेम चीजें हैं इसलिए। √3 का स्क्वायर 3, अभी बताया था, रूट के बाहर आ जाता है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 3 6, 4 10 और 4 14। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सब में, इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, ये तो नहीं होगा। तो पॉजिटिव, लेकिन कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में। तो 14 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो ये p/q की फॉर्म में है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ओके, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, इरेशनल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, p = x² y³ z पावर में n है, q = x³ y³ m z², और एलसीएम दे रखा है p और q का, x³ y⁴ और z⁴ 3। आपको वैल्यू निकालनी है 2m + 3n। अब देखिए, पहली बात तो एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर्स ली जाती है, मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है। एचसीएफ में छोटी पावर ली जाती है। तो x की बड़ी पावर है 3। अब x को देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 उठा लिया यहाँ से, कोई टेंशन ही नहीं है, और हमको पता भी नहीं करना था x के बारे में कुछ। y की बात करी जाए तो y की बड़ी पावर है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे m, तो कॉमन सी बात है 3 को नहीं उठाया है, मतलब यहाँ से उठाया है, तो m की जो वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 4 ही होगी। ओके, z की पावर है, एक है n और एक है 2, लेकिन z की पावर ली गई है 3, तो यहाँ तो नहीं है वो, मतलब वो यहाँ होगी। तो z की पावर कितनी है? 3, तो z की वैल्यू, जो n की वैल्यू, सॉरी, वो जो n की वैल्यू है जो कि z के पास है, वो हो जाएगी हमारी 3। ओके, तो m और n की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं, याद रखें, डायरेक्टली निकालेंगे आप पेपर में, और बस यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 × 4, 3 × 3, 4 दूनी 8, 3 3 को 9, 9 8 होता है 17, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फॉर एनी प्राइम नंबर p divides a square where a is any real number that p also divides। तो ये देखिए आपका स्टेटमेंट है, आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है। अगर कोई नंबर, कोई किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, p से डिवाइड हो रहा है, q से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होता है, तो a भी उससे डिवाइड होगा। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं, जैसे p आपका कोई प्राइम नंबर है, तो नीचे हम एक प्राइम नंबर ले रहे हैं, मान लो 2 भी प्राइम होता है, 2 से शुरुआत होती है, तो 2 ले लिया, और ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ए कोई रियल नंबर है, तो ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मान लो 5, नहीं 5 को नहीं, 6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये 6 को डिवाइड करेगा, 6 के स्क्वायर को, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर लेना है ना, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये 36 को डिवाइड करेगा, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, ए मतलब ये 6 को, क्योंकि अंदर की वैल्यू को ए बोला है ना, तो 6 को भी तो डिवाइड करेगा ना 3 टाइम्स। तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट ध्यान रखना, अगर ए स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है जो कि प्राइम है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, या कोई और सिंबल ले ले तो वो भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 बचनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2ab, अब इक्वल में 2 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आखिर में ये बचेगा। अब यहाँ स्क्वायर तो है, आप गलती से भी इसको ना चुन लें, क्योंकि ये 1/x² है, और जब पावर ये ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 बनेगी, और ध्यान रहे अगर पावर माइनस में आ जाती है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती है, तो इसको नहीं चुनना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं।
ए स्क्वायर अभी बताया था प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 2। अब देखिए ये सेम है, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही आया। अल्टीमेटली इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसमें लिखा है if x square plus bx plus b equal to 0 has two real and distinct roots, then the value of b can be। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोला गया है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमारे पास जो डी होता है, डी जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वो हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हमें बस ए बी सी की वैल्यू रखनी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, कुछ नहीं लिखा है तो 1। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो वो तो बी ही दिया हुआ है। और जो सी होता है लास्ट वाला होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो भी हमको बी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो बी की जगह पे बी ही है, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे भी बी है, ओके। तो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं क्योंकि बी स्क्वायर और बी में 4b में बी कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस 4, ओके। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पेपर आपका एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ आप क्या करें, एक एक करके ऑप्शन रख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ बी की जगह पे, ठीक है, तो 0 रखा, 0 माइनस 4 किया। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा, आगे सॉल्व भी करेंगे तो 0 ही आना है। तो 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 4 को रखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 4, 4 माइनस 4। अब 4 माइनस 4 होता है 0, फिर से 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, ये भी आपका हट गया। थर्ड ऑप्शन रखते हैं 3, 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 4, सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 होता है माइनस 1, इसको भी सॉल्व किया तो 3 1 जा 3, साइन माइनस का आएगा। अब ये ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हट गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब डी को मैं चेक करके दिखा देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ बी की जगह पे रख दिया -3, यहाँ पे रखा हमने -3 -4। अब -3 और -4 होता है -7। अब 7 3 हो गया 21, और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो ये ग्रेटर देन 0 भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ओके। बाकी आप इनइक्वालिटी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको एमसीक्यू था तो इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, द वैल्यू ऑफ ए बी अपॉन पी बी। अब जो ए बी एक लाइन है, इसके 3 हिस्से हुए हैं, और 3 हिस्से का मतलब है ये एक हिस्सा और एक हिस्सा, ओके। ट्राई सेक्शन मतलब बराबर हिस्से। आपको बताना है वैल्यू। पहली बात तो ये टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल कितना है 3 है, 3 को इस 3 को 1 1 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो पूरा ए बी है 3, और पी बी कितना है, देखिए पी से बी तक कितना है, तो पी से बी तक 1 + 1 2, 3, और पी बी कितना है 2, तो 3/2 आ रहा है आपका। अब 3/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, बिल्कुल बच्चों वाला। नेक्स्ट 16, अ बैग कंटेन्स रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर इन रेशियो। रेशियो में दिया है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बैग इज नॉट ब्लू। अब यहाँ पर बॉल दे रखे हैं, रेड बॉल है 2 के रेशियो में, रेशियो दिया हो तो एक वेरिएबल ले लेंगे। ब्लू है आपका 3x और ग्रीन है आपका 4x, ठीक है। अब ब्लू नहीं होना चाहिए, मतलब ये बीच वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लू वाला आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाला 3 था, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब बचा क्या, या तो रेड या तो ग्रीन, ठीक है। फेवरेबल जो कि आपका 2x + 4x, ठीक है, जो कि रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, अपॉन टोटल, टोटल मतलब तीनों का सम ऐड करेंगे, 2 + 3 4 हो गया 6x, और तीनों का ऐड किया 5 + 4 9x, ओके। x x कट गया, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो 2/3 आंसर आ चुका है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ वेरिएबल ले लेता क्योंकि ये रेशियो में दिया था। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अगेन, टू राइट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, दो राइट ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं ऐसा बोला गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा नहीं होते हैं। ओके, 90 का एंगल मिल जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, अलग अलग साइड्स अलग अलग हो सकती हैं, तो दो राइट एंगल हमेशा सिमिलर नहीं होते हैं। तो आपको फॉल्स वाला स्टेटमेंट चुनना था, तो ये वाला बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो यही चुनना है, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर बता दें आगे की बात, स्क्वायर स्क्वायर होते हैं, दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल 90 होता है, सारे एंगल बराबर। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारे एंगल 60 60 होते हैं, ठीक है, और साइड्स का भी रेशियो निकालोगे सेम आ जाएगा। दो सर्कल भी हमारे सिमिलर होंगे, ध्यान रखेंगे। तो बस ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फॉल्स वाले को चुनना था तो पहला वाला, ठीक है, क्योंकि दो राइट एंगल जरूरी नहीं कि वो सिमिलर हो जाए। नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ट्रेपेजियम in which XY parallel AB parallel CD. Okay, if AX equal to 2 by 3 AD, then CY ratio YB. तो यहाँ पर आपको ABCD ट्रिपेजियम दिया है, XY पैरेलल दिया है AB के और साथ साथ CD के। ओके, और AX और यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड में लाते हैं तो रेशियो मिल जाएगा 2/3, ठीक है। आपको बताना है इनका रेशियो CY अपॉन YB का। okay? देखिए, जब भी ऐसा सभी पैरेलल दियो लाइन, तो आप पहले तो समझिए AX 2 पार्ट के बराबर है, मतलब ये आपका 2 पार्ट के बराबर है, और AD 3 पार्ट के बराबर है। तो अगर हमें सिर्फ इतना पार्ट निकालो तो 3 में से 2 पार्ट, तो ये 1 पार्ट बचेगा। ओके, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही सामने वाला होगा, ठीक है। बस ये क्या दिया हो, पैरेलल दिया हो, तो ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको CY अपॉन YB की वैल्यू निकालनी थी, तो 1:2 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाता था, तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, जो कि इन डायगोनल्स को जोड़ देती है, ये जो आपको अपोजिट वर्टेक्स है। अब जो आपको पहला ट्राइंगल मिलेगा ये DAB, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, इसको कुछ मान लीजिएगा G, और ये आपका बता ही दिया 1 है, ये 2 है, ये पैरेलल है, तो इनका रेशियो DX अपॉन AX बराबर DG अपॉन GB। ओके, कौन सी थ्योरम हमारी, थेल्स थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर DG अपॉन GB, इक्वेशन नंबर 1। अब यही चीज आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, तो DG अपॉन GB, क्योंकि आगे भी तो पैरेलल ही है ना इसके, बराबर CY अपॉन YB, इसका रेशियो 1/2 आ ही गया था, CY अपॉन YB, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है, थेल्स थ्योरम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये पैरेलल दिए हो, ठीक है, तीनों आपस में। आ जाते हैं आगे 19 क्वेश्चन पे, ये असर्शन रीजन है, असर्शन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा कैन नॉट बी 1/√2। किसी भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए जो वैल्यू होती है कॉसेक थीटा की, वो कभी भी 1/√2 नहीं, मतलब √2 नहीं होगी। तो देखिए, अब ये कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, या साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। अब साइन की सारी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 से चलती है, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 जब करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। ओके, अब ये सारी वैल्यूज अगर हम देखें, इनमें कहीं भी 1/√2 नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये कॉसेक की वैल्यूज में कहीं भी √2 नहीं मिल रहा है, 1/√2 किसी भी एक्यूट एंगल के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, तो कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कॉसेक थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है 0 से 90 एंगल के लिए। 0 पे इनफाइनाइट है, 1 से तो बड़ी ही है, 2 भी 1 से बड़ा है, √2 की वैल्यू 1.414 आती है, आपको पता है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2/√3 अगर हम सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.73 होती है, आपने कई बार देखा होगा। अब जब आपको पता है जब नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है ऊपर वाली वैल्यू से, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 से बड़ी वैल्यू देगा। ओके, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो 1 से बड़ी वैल्यू देगा।
तो ये 1 से बड़ी वैल्यू देगा, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है। और आगे आपका 1 है, तो बोला गया ना इक्वल टू और ग्रेटर, तो ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करा, तो ये भी ट्रू है। और दोनों ही सेम ही चीज को बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगले पे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन में भी आता है एंड टर्म से निकालने के लिए। ठीक है, जब भी एंड टर्म दिया हो एपी का, एंड टर्म से निकालने के लिए, तो एपी को उल्टा लिख दें, हर बार मैंने बताया। तो 198 लास्ट में है, तो उसको पहले लिख दें। गैप देख लें, 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है, उल्टा आएंगे तो ये गैप माइनस में जाएगा। ठीक है, अगर एपी बढ़ रही है तो माइनस में, और घट रही है तो प्लस में। तो जब इसके पीछे आएंगे -3, तो 198 में से 3 माइनस करेंगे तो 195। ओके, बस 2 टर्म बता दें, बहुत है। अब ये हो जाएगा ए, बोला था डी, इधर साइड जो डी पॉजिटिव है, यहाँ पे वही डी नेगेटिव हो गया, तो डी की वैल्यू बदल के माइनस हो जाती है। ठीक है, बस ये वर्ड लिखाओ, ये वर्ड लिखाओ, लास्ट लिखाओ, एंड लिखाओ। ठीक है, अब आपको निकालना था 10th टर्म, ए प्लस 9d। तो ए की वैल्यू 198, डी की वैल्यू -3, 198 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, माइनस करते हैं तो यहाँ 1, 9 में से 2 गया, जगह 7 1। अब हमसे बोला गया था 168 होगा, बट आया 171, तो एसर्शन तो गलत है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होता जो एसर्शन के साथ साथ रीजन को भी गलत करे, तो रीजन तो बिल्कुल ट्रू होना है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, तो कभी भी देखिए ए और एल, जिसको हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बोलते हैं एपी का, कॉमन डिफरेंस डी है। अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए आ जाए, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने तो आपको प्रोसेस बता दी, वरना अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है एंड वाला, तो आप ये याद रखें, वहां पे होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ वही फॉर्मूला उल्टा हो जाता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। आप इतना ध्यान रख लेंगे तब भी आप कर लेंगे, तब आपको उल्टा उल्टा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप रख लो। देखिए एल कितना है 198 लास्ट, एन कितना है 10, डी कितना है, ध्यान रखेंगे डी वही था, यहाँ पे डी की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आप इसी में रख रहे हैं। ठीक है, वो मैंने प्रोसेस बताई थी, अगर आप वैसे नहीं कर पाते तो 198, 10 में से गया 9, अब 198 में से 27 माइनस करेंगे तो 171 ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, बट आपको उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर जो हमने तरीका बताया, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थे आपके सारे आंसर। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।